हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुरभि योगी। और मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ इग्नू से जो कोर्स स्टूडेंट्स ले रहे हैं योगा का BYG 001 बुक हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ योगा एंड योगिक टेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है। और इसमें हमने फर्दर फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट ब्लॉक में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट था, इटिमोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड यूनिट इसका चल रहा था, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योगा। इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया है मैंने। चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया ना, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सको। ठीक है, तो पेज नंबर 23 से फर्दर स्टार्ट करना था हमने, तो आप मेरे साथ फॉलो करो और मैं आपको इसका मीनिंग समझाते जाऊंगी। लास्ट हमने यहाँ तक किया था, सारा चैप्टर की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी थी। और अब चैप्टर हमारा जो है सेकंड पार्ट जो बन रहा है इस वीडियो का, तो वो हम फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो अब फर्स्ट क्या बताया गया, हिस्ट्री ऑफ योगा। डू यू नो बताया गया इसमें, रिसर्च पॉइंट टू द फैक्ट दैट द वैदिक एज बिगेन एट द सेम टाइम द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। इसमें कुछ फैक्ट की बातें बताई गई हैं कि वैदिक एज जो है जिसे हम बोलते हैं कि हमारे वेदास हैं, 4 वेद हैं, तो वो कहाँ से, कब उसके ओरिजिनेशन क्या है, कब वो स्टार्ट हुआ, कौन सा टाइम पीरियड था, तो उसके बारे में किसी को नॉलेज तो नहीं है, किसी को कोई रिटर्न में इसका फैक्ट नहीं मिलता। बट ये माना गया है कि जो वैदिक एज है तब से स्टार्ट है, जब से ये दुनिया चली है। ओके, ऐसे ही बस फर्दर बताया गया है, उसको रीड करेंगे, आप उसको समझते जाना साथ साथ में। और हम स्टार्ट करें पेज नंबर 23। ओके, पेज नंबर 23 से बिल्कुल स्टार्टिंग से। द प्रेजेंट क्रिएशन एंड वेदास came into existence simultaneously with the creation in 197 crores 29 lakhs and 49,119 years। तो ये बताया गया कि कितने पहले से, ये करोड़ों वर्ष पहले से जो वेदास हैं वो एग्जिस्टेंस में हैं। देयर फॉर मैनी स्कॉलर्स कंसीडर द बिगिनिंग ऑफ योगिक ट्रेडिशन एज बिलोंगिंग टू द वैदिक ईरा। तो ये माना गया है कि योगा का जो बिगिनिंग है, योगा कब से स्टार्ट हुई है, जब से वैदिक ईरा, जब से वैदिक काल जो है स्टार्ट हुआ, तब से योगा का ओरिजिन माना गया है। और तब से योगा का जो कल्चर है नेक्स्ट फर्दर आगे चलता आ रहा है। According to the modern scholars, Vedic age is only 3 to 5,000 years ago। बट जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो भी मॉडर्न वर्कर्स हैं जो वर्क करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, वो उनका क्या मानना है कि जो वैदिक एज है वो सिर्फ 3 to 5,000 ईयर्स ही पुरानी है, 3 से 5,000 साल पुरानी ही है। उससे पहले उससे ज़्यादा पुरानी नहीं, उनको अवशेष नहीं मिले होंगे, इस वजह से वो बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। हाउ एवर रिसर्च पॉइंट टू द फैक्ट दैट द वैदिक एज बिगेन एट द सेम टाइम द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। बट रिसर्च से ये भी पता चला है कि जब दुनिया सृजी गई तब से ही वैदिक एज स्टार्ट हुआ है, और तभी से योगा का कॉन्सेप्ट जो है आया है। देयर इज स्टिल एम्पल स्कोप फॉर द रिसर्च रिगार्डिंग ascertaining the date of ऋग्वेदा, whether the Vedas were created during, उसका टाइम बता रखा है 1500 BC टू 600 BC और इवन अर्लियर, कि वेदा जो है कब रचे गए थे, 1500 BC से लेके 1600 BC, और इवन उससे भी पहले का जो टाइम पीरियड है बताया गया कि वेदा की रचना कब हुई थी। तो मैं आपको एक बेसिक सा सिंपल समझा रही हूँ, उसमें आप समझने की कोशिश करना। BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। ये हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 0, कि अभी जीसस क्राइस्ट का बर्थ इस टाइम पीरियड पे बर्थ हुआ है, उससे पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट। ओके, उसके बाद का टाइम जो AD हम बोलते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद का टाइम ये आ जाता है। तो हमारा जो कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो उसके अकॉर्डिंग ये BC लिखा जाता है, 1500 BC। ठीक है, उसके बाद 600, इस तरीके से ये टाइम पीरियड इसका चलता है। फिर यहाँ पे 0 है, उसके बाद वो टाइम पीरियड हमारा शुरू हुआ। तो आज हम 2021 में आगे हैं, 21वीं सदी हमारी चल रही है। तो इस बात का आप फॉलो कर लेना, ध्यान में रखना BC और AD का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। ये डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश की गई है। बाकी ये जो बॉक्सेस में दिए गए होते हैं ना पॉइंट्स, इसको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए पॉइंट टू रिमेंबर टाइप में है, तो इसको ध्यान में रखना। द एंटायर योग शास्त्र हैज़ this one aim
enable man overcome his animal instincts and assist in the evolution toward divinity। तो इसमें बस बताया गया कि योगा का एम क्या है, इंसान को इंसानियत को फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर का जो जानवर है उसको ख़त्म करके जो है एवोल्यूशन टुवर्ड डिवाइनिटी, लोगों का भला करना चाहिए, एक डिवाइन अपनी एनर्जी को डिवाइनिटी के लिए यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एम ऑफ ऑल योग शास्त्रास ये इसमें बता रखा है कि क्या योग शास्त्रास का क्या एम है, नेक्स्ट बताने वाले हैं। योगा मीन्स द यूनिटी ऑफ द फाइनाइट विद द इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट क्या होता है, लिमिटेड, लिमिटेड से अनलिमिटेड तक पहुंचना, इनफाइनाइट हम वो करते होते हैं जो मैथ्स में इनफाइनाइट का सिंबल जिसका कोई अंत नहीं है उसका। द इनसिग्निफिकेंट विद द ग्रेट मैन विद गॉड, डिजायर विद डिवाइन विशेज, सेल्फिशनेस विद सेल्फलेसनेस। तो इसमें क्या बताया गया है, विद द ग्रेट मैन विद गॉड, इंसान को भगवान से मिलाना, डिज़ायर विद द डिवाइन विश, डिज़ायर को, इच्छा को डिवाइन विश में कन्वर्ट करना, सेल्फिशनेस को, स्वार्थ को सेल्फलेसनेस में कन्वर्ट करना, कि अपने आप को भुला के दूसरों की सेवा करना। तो इस चीज़ को ये योगा का ही एम मानते हैं। द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ योग शास्त्र इज क्रिएटेड ओनली फॉर दिस पर्पस। जो योग शास्त्र बनाया गया है, योगा बनाया गया है, उसका मेन पर्पस यही है कि अपने आप को भूल के दूसरों के भले के लिए काम करना। मैनी हैव बिकम फॉर्चुनेट टू प्रैक्टिस दिस योग शास्त्र एंड रीच परफेक्शन। बहुत सारे जो लोग हैं, जो भी योगीज हुए हैं, उन्होंने योग शास्त्र की प्रैक्टिस की, उसकी नॉलेज अटेन की और उसमें परफेक्शन पाई है। ऑल द रिलीजन्स, फिलॉसफी, कल्चर एंड सिविलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन द डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम द योगा। जितने भी रिलीजन्स हैं, फिलॉसफीज है, कल्चर है, सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, वो सभी योगा के कॉन्सेप्ट से इंस्पिरेशन लेते हैं और फर्दर अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में आना सीखते हैं वो विद द हेल्प ऑफ योगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन ऑल टाइम पीरियड इज confirmed through references found in the literature belonging to the various time periods and from the remnants found in the excavations। तो इसमें क्या बताया गया कि जो योगा का जो इम्पोर्टेंस है अलग अलग टाइम पीरियड्स में मिला है। कैसे मिला है, रेफरेंसेस मिले हैं, उनके लिटरेचर से पता लगता है, और उन अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो भी उनके अवशेष मिले हैं, ठीक है, और खुदाई करते टाइम जो भी अवशेष मिले हैं, जैसे वो देखा होगा आपने, सुना भी होगा अगर आपने स्टडी की है तो, स्कूल्स में जैसे बताते हैं कि वो पत्थरों के ऊपर खुदाई की होती है, उसको देख के पता लगता है कि क्या उनका आर्ट था, क्या उनका कल्चर था। उसी तरीके से, उसी वे से इनको योगा के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता लगा था। तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। इसमें बताया गया है द एक्सकवेशन ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन एंड वैदिक लिटरेचर ऑफ द ऐतिहासिक काल हैव एम्पल रेफरेंसेस टू द योग शास्त्र। सिंधु घाटी की जब वो खुदाई की गई, उसके अवशेष जब मिले तभी पता लगा ना कि हाँ कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। तो उसमें योग शास्त्र के हमें जो है क्या बोल सकते हैं हम, योग शास्त्र के भी योगा उस टाइम में प्रेजेंट था, उसके कुछ सिम्बल्स मिले हैं। द रेमिनेंट्स फाउंड इन द एक्सकवेशन मेड इन मोहनजोदाड़ो कंटेन्स द प्रूफ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ योगा ट्रेडिशन। मोहनजोदाड़ो में भी जब खुदाई की गई तो उसमें भी पता लगा कि हाँ योगा ट्रेडिशन वो भी फॉलो करते थे। वन सील फाउंड कंटेन्स द इमेज ऑफ पर्सन हैविंग द 3 माउथ्स एंड हॉर्न सिटिंग इन योग मुद्रा। वहाँ पे जो है सील्स होते हैं ना, वो स्टैंपिंग जो करते हैं वो उनको मिला, और उसमें जो स्टैम्प की इमेज थी वो कैसी थी कि एक पर्सन है, उसके 3 माउथ्स हैं, 3 मुख हैं उसके, और हॉर्न भी है, सींग भी है उसके, और वो कैसे बैठा है, योग मुद्रा में बैठा है, योगा करते की मुद्रा जो है पद्मासन में, ऑन अ थ्रोन, किसी थ्रोन होता है उसका क्या बोलते हैं, थ्रोन होता है, वो अपनी गद्दी होती है ना, राजगद्दी, उसकी उस पोजीशन में बैठे हैं। अनदर स्टोन another stone statue 15 centimeter in length that was excavated had explicit yogic characteristic carved on it। तो आगे भी और भी बता रखे हैं कि कोई और स्टोन भी मिला था 15 सेंटीमीटर का, जो उसकी लेंथ थी, उसके ऊपर भी योगिक करेक्टर्स कुछ खुदाई की गई थी, इस तरीके से वो मिले थे। द पर्सन डिपिक्टेड इन द स्टैचू हैड आइज हाफ क्लोज। तो उसमें बताया कि जो स्टैचू पे जो पर्सन बना हुआ था उसकी आइज जो थी हाफ क्लोज थी, हाफ क्लोज थी, गेजिंग डायरेक्टली एट द टिप ऑफ द नोज। उसका ध्यान बिल्कुल कहाँ पे था, अपनी नोज की टिप पे था। फ्रॉम दिस एक्सकवेशन इट इज़ क्लियर दैट देयर मे हैव बीन योगा प्रैक्टिस प्रेवलेंट इन दोज टाइम्स कंसिस्टिंग ऑफ कंसंट्रेशन। तो बस सिंपल ये बताया है कि इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि हाँ जी योगा उस टाइम पे भी था। तो ये एक मेजर पोर्शन था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इतना
ओके है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके 2 पैराग्राफ्स छोड़ के नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे, द डिवीजन ऑफ टाइम पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द योग शास्त्रा। अब इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग योग ट्रेडिशन कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट है वैदिका पीरियड, वैदिक पीरियड जो था, फिर सूत्र और महाकाव्य पीरियड जो आया, द एज ऑफ टीका एंड वृत्ति, द प्रोस्पीरियस एज ऑफ हठ योगा और भक्ति योगा, द मॉडर्न एज जो आज का टाइम है। इसके साथ साथ में इसका टाइम पीरियड भी दे रखा है, ठीक है, उसको नोट करते जाना। तो ये नेक्स्ट पेज पे जब हम जा रहे हैं तो उसमें बताया गया ना, वैदिक पीरियड, सूत्र, महाकाव्य पीरियड, द एज ऑफ टीका वृत्ति, प्रोपीशियस। वैदिक पीरियड तो वही जब हमारे फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स टू महाभारत, इन्होंने लिखा हुआ है कि जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ उसके बाद से महाभारत तक के टाइम के बाद। महाकाव्य सूत्र और महाकाव्य ये उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड जो आते गए, फिर जिसमें हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड भी आ जाता है, ठीक है, फिर मुगल्स का टाइम पीरियड भी आ जाता है। ऐसे फर्दर मूव करते करते हम मॉडर्न एज की तरफ आ रहे हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्टिंग है, इन्होंने एरो भी इस वे से बनाया ना, ठीक है। तो बाद में ये प्रेजेंट एज आ गई जो आज का टाइम है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, देखो द वैदिक पीरियड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू द महाभारत। अब एक एक कॉन्सेप्ट को ये लेके एक्सप्लेन करेंगे कि उस टाइम में कैसे योगा क्या योगदान दे रहा था अपना उस टाइम में, ठीक है। द वैदिक पीरियड ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ संहिता was very extensive. The 4 Vedas, Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved, Brahmans, Aryank एंड सम उपनिषद्स बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ये हमें पता ही है कि वैदिक पीरियड में 4 तो वेदों का टाइम है, ठीक है, उपनिषद्स भी उसमें थे, प्रेजेंट थे, बिलोंग टू दिस पीरियड। वैदिक लिटरेचर इज फुल विद योगा एंड इट्स वेरियस टेक्निक्स। तो उस काल में, वैदिक काल में जो योगा है उसका जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी उसका यूज़ होता था। वैदिक लिटरेचर के साथ योगा का भी जो टेक्निक्स थी काफ़ी ज़्यादा वो प्रचलित थी उस टाइम में। तो फर्स्ट इन्होंने बताया द ऋग्वेदा पीरियड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ से माना गया है ना, 1000 बिफोर क्राइस्ट से इसको माना गया है। तो मेन इसमें बताया गया है योग इज़ द कंट्रोल ऑफ द चित्रवृत्ति, अपने चित्त को कंट्रोल करना। चित्त मतलब मन, ठीक है। एंड देयर इज अ मेंशन इन द ऋग्वेदा दैट द चित्त मतलब माइंड एंड इट्स मॉडिफिकेशन कंट्रोल्ड बाय एन एस्पिरेंट इज योगा। कहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करना, और कंट्रोल किसके द्वारा होगा, ये सिर्फ योगा के द्वारा। योगा इज द कंट्रोल ऑफ द चित्तवृत्ति एंड इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ऑन ड्यूटीज सेल्फलेसली। कहते और ये योगा के थ्रू होगा, और क्या है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना सेल्फलेसली, खुद को भुला के सिर्फ अपने काम में ध्यान देना, अपने कर्म में ध्यान देना। योगा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ वैदिक सेक्रीफाइस सिंस द वैदिक रिचुअल्स प्रोमिनेंटली कंटेन योगा एलिमेंट्स। तो वैदिक के जो रिचुअल्स थे, जो उनके हम बोल सकते हैं कि रिवाज थे जो वो फॉलो करते थे, उसमें योगा के एलिमेंट्स मिलते थे। द ऋग्वेदा वाइल एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान, जब ऋग्वेदा में ध्यान के बारे में बताया गया, स्टेट्स ओ एस्पिरेंट्स ऑफ योगा, उन्होंने क्या बताया कि योगा के एस्पिरेंट्स बात करते टाइम डायलॉग की फॉर्म में ये, इफ़ यू बिकेम कैपेबल टू कंट्रोल द माइंड देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल एन एरे ऑफ एनिमीज। कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करने में एबल हो गए, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप अपने दुश्मनों को भी कंट्रोल कर सकते हो। थ्रू ध्यान लेट यू बी एबल टू एलिमिनेट even the inanimate and think about the destructible tendencies of the sense organs। तो बताया कि अपने योगा करने से ही, अपने मन पे कंट्रोल करने से ही आपकी जो चीज़ें हैं आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं उसके बारे में आप उसकी सेंस आप पहले से ही कर लोगे। वन हु मेडिटेट विद अ प्योर हार्ट became endowed with pure knowledge and pure action, which means that there remains no fault in his knowledge, action and mind। तो इन्होंने बताया कि जो एक प्योर हार्ट से, बिल्कुल साफ मन से, शांत मन से मेडिटेशन करता है, तो एक तो उसको प्योर नॉलेज मिलती है, और उसके कर्म जो है वो प्योर होते हैं, और उसके जो नॉलेज है वो विदाउट एनी फॉल्ट होती है, फुल ऑफ नॉलेज होता है वो बंदा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में देखो कितना अच्छा बताया गया है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको रिवाइज करते जाना साथ साथ में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही नॉलेजेबल है। कोई आपका डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। A yogi immersed in samadhi is being described as samhita in the Vedic literature। तो वैदिक काल में क्या
कहा गया है कि जो योगी है, एक पर्सन है जो योगा कर रहा है, योगी है वो, और समाधि की पोजीशन में है, तो उसे क्या बुलाया गया है? संहिता। उसे संहिता का टाइटल हम बोल सकते हैं, वो टाइटल दिया गया है। द ऋग्वेदा एडवाइजिंग द एस्पिरेंट्स टू परफॉर्म रेगुलर संध्यापसान a type of worship to be devoutly performed 3 times a day। कहते हैं कि वर्शिप करना है भगवान को 3 times a day, तो उसी को ही एक योगी माना जाएगा। states that through such worship the aspirants acquire प्योरिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन, स्किल इन एक्शन, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज एंड विजडम। तो कहते हैं ये करने से क्या होगा कि जो पर्सन है प्योरिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, उसके ऑर्गन्स को सेंस करने में प्योरिटी आएगी, बिल्कुल स्वच्छ होगा। स्किल इन एक्शन, उसके कर्म में जो है स्किल होगी। स्किल आप समझते हो ना, कुछ अपने काम में कुछ विशेषता होना। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, और अनंत नॉलेज होगी उसको, और विजडम होगा। वी फाइंड एन एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द योगा कॉन्सेप्ट, अष्टांग योग, पंचकोश एक्सेट्रा। Thus it is clear that the योग शास्त्र occupied a prominent place in the ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में ही जो किसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है? अष्टांग योग की और पंचकोश योग की। तो इस तरीके से इस वे से ऋग्वेदा में योगा का जो है इम्पोर्टेंस और उसके एलिमेंट्स जो मिले हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। तो फर्स्ट तो हमारा था पार्ट ए, जिसमें ऋग्वेदा के बताया गया कि ऋग्वेद में क्या काल में कैसे योगा वर्क करता था। नेक्स्ट पार्ट में बताया गया था लिटरेचर, वैदिक पीरियड, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें क्या योगदान रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इन द 11th कांड सेक्शन ऑफ द अथर्ववेद एन एंटायर सुक्त इज डिवोटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राण। कहते हैं कि जो 11वां कांड है अथर्ववेद में, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राण के बारे में बात की गई है। In Yajurved and Samved, the term yoga is used in the sense of concentration of mind। तो यजुर्वेद और सामवेद में क्या बताया गया है? योगा क्या है? माइंड का कॉन्सेंट्रेशन है। जब अपने माइंड को हम कंट्रोल करके कॉन्सेंट्रेशन से बैठते हैं तो वो योगा है। इन दिस पीरियड द एडिटेड उपनिषद ऑल्सो कंटेन एलिमेंट ऑफ योगा। उस काल में जब जो भी उपनिषद लिखे गए थे, उपनिषद क्या होते हैं कि जो गुरु थे, ठीक है, वो अपनी नॉलेज जो बांटते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स क्या नोट्स बना लेते थे। वो नोट्स तो बताए गए गुरु के बताए गए जो भी वो गुरु बताते थे, वो नोट्स उसको राइट डाउन कर लेते थे, वो उपनिषद की फॉर्म में वो बन जाते थे, उसको उपनिषद कहा जाता था। तो उपनिषद में भी योगा का जो है डिस्क्रिप्शन मिला है। और आगे बताया गया है 5 टाइप ऑफ वायरल ब्रेथ। जो ब्रेथ है हमारे 5 टाइप की होती है, प्राण, अपाना, व्याना, उदाना और समाना। आर स्टेटेड टू बी द प्राणा परवेडिंग इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी। हर एक ह्यूमन बॉडी में ये पांच किस्म की ब्रेथ होती है, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ प्राण एंड नाड़ीज आर एलेबोरेटेड डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद। तो इसके बाद में ये पैरा की लास्ट लाइन देखो, द कंसेप्ट ऑफ प्राणा एंड नाड़ी आर एलेबोरेटेड डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद। प्राण क्या है, नाड़ी क्या है, इसके बारे में उपनिषद में बताया गया है। द कंसेप्ट ऑफ प्राण, ये सेम लाइन उन्होंने बता रखी है इसकी फॉर्म में सिंबल्स बना के। तो इतना कंसेप्ट हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ नाड़ी, एनर्जी पाथवेज इज रिलेटेड टू द प्राण। अब जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, उसको रास्ता चाहिए मूव करने के लिए, तो किससे रिलेट करेगा? प्राण से। देयर इज एन इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नाड़ी इन द उपनिषद। उपनिषद में इसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। द चंद योग उपनिषद डिस्क्राइब्स वेरियस कलर्स ऑफ द नाड़ी सच एज वाइट, ब्लू, येलो एक्सेट्रा। तो चंद योग उपनिषद में बताया गया है कि नाड़ियाँ कितने टाइप की होती हैं, उसके बारे में कलर्स बताए गए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है। द कथा उपनिषद स्टेट्स दैट आउट ऑफ द 101 नाड़ीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हार्ट, one nadi which goes upward toward the brain through which the aspirant can carry his प्राण। तो इसमें बताया गया कि हम 101 जो नाड़ी हैं हमारे हार्ट से वो निकलती हैं, दिल से वो नाड़ियाँ निकलती हैं, और वो कनेक्ट किससे करती है? टुवर्ड द ब्रेन, ब्रेन से जाके वो कनेक्ट करती हैं। थ्रू विच द एस्पिरेंट कैरी हिज प्राण, और वही एक कनेक्शन है, उसी को हम प्राण बोलते हैं। सच एन एस्पिरेंट अलोन अटेन्स इमॉर्टैलिटी। तो इस तरीके के एस्पिरेंट, अगर किसी ने वो नॉलेज प्राप्त कर ली कि हाँ वो प्राण वाली जो है फील उसको आ गई मेडिटेशन करते टाइम, योगा करते टाइम, तो वी विल से दैट कि ही इज़ इमॉर्टल, वो मर नहीं सकता, अमर है, अजय है।
it is said that the nadi mentioned in this passage is indeed सुषुम्ना नाड़ी। तो उस नाड़ी को क्या बोला जाता है? सुषुम्ना नाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम मूव करते हैं, देखो द वैदिक लिटरेचर ध्रुवरेता और ब्रह्मवर्चर्स इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अराउजल ऑफ कुंडलिनी। तो इसमें मैंने यहाँ से टिक किया, तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मार्क करो आप। मुंडका उपनिषद डिस्क्राइब्स समन्यासा योगा एंड ध्यान बिंदु उपनिषद डिस्क्राइब्स ध्यान योगा फॉर द रियलाइजेशन ऑफ आत्मा। ये बेसिक नॉलेज का ही क्वेश्चन है कि अगर बताया गया कि मुंडका उपनिषद में हमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा? संन्यासा योगा का, और ध्यान बिंदु उपनिषद में हमें ध्यान योगा का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हम आत्मा की रियलाइजेशन के लिए कैसे ध्यान लगा सकते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद बिल्कुल ओके है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आओगे आप, उपनिषद एग्जॉस्टिवली डिस्क्राइब, ये सेम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। ऋग्वेदास में क्या क्या था ये वो बताया गया है। तो मेन हमने कहाँ से करना है? इस पैराग्राफ से, ठीक है, बिल्कुल सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 27 पेज नंबर पे। द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास आर कॉल्ड द उपनिषद्स और वेदांत। तो जो कंक्लूडिंग पोर्शन है, अब पूरे वेदास के नॉलेज तो वेदा में ही होगी, उनका कंक्लूजन जो निकाला गया है, हाँ, कि जैसे वही बात बताई ना कि हमारे टीचर्स तो एक्सप्लेन करते हैं, हम क्या करते हैं? उसके नोट्स बनाते हैं। तो वो नोट्स ही हैं उपनिषद्स, ठीक है, और उनको वेदांत भी बोला जाता है। द डेटिंग ऑफ द एंशिएंट उपनिषद्स इज एक्सेप्टेड टू बिलोंग टू द टाइम पीरियड बिटवीन 800 BC टू 500 BC। तो ये जो उपनिषद्स हमें मिलते हैं आज के टाइम में, उसका टाइम पीरियड बता रखा है कि वो 800 BC से लेके 500 BC के बीच के उपनिषद्स हैं। और इस सभी इन ऑल दीज उपनिषद्स वेदर बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम और द मॉडर्न टाइम, योग शास्त्र एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स हाईलाइटिंग द इननुमरेबल टेक्निक्स ईच लीडिंग टू द, इसमें सभी कुछ बताया गया है, योगा के बारे में सभी टेक्निक्स बताई गई है। ऑल दीज उपनिषद्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। द उपनिषद बिलोंग टू द लेटर पीरियड डीलिंग विद द योग शास्त्र एंड कॉल्ड योग उपनिषद। तो जो सबसे लेटरल पीरियड के जो उपनिषद लिखे गए हैं वो स्पेशली योग शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं और उसे योग उपनिषद भी कहा गया है। तो हमने अभी हमारा पेज नंबर 23 से स्टार्ट करके 27 तक किया है। इसको बिल्कुल अच्छे से रीड आउट करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम मूव करेंगे। यहाँ हमने हमारा पार्ट 2 जो यूनिट 2 का है कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो आपको अपलोड करूँगी और फिर हम नेक्स्ट फर्दर हमारा सिलेबस मूव करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ देखो, अपनी नॉलेज गेन करो और अच्छे मार्क्स लेके सर्टिफाइड योगी बनो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुरभि योगी एंड डू विजिट अगेन एंड अगेन टू लर्न योर सब्जेक्ट, टू लर्न योर सिलेबस। और कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए। इस तरीके से हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे। और आई वॉज थिंकिंग कि जैसे कि इसके 2 ब्लॉक्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट बुक करवाऊंगी, थोड़ा जो चेंज बना रहेगा उसमें, तो वो हम सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। बुक हमारी चल रही है जी BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 1 यूनिट 2 ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and do comments so that I know about your reactions, and thank you so much. Please learn your syllabus and all the best guys. Thank you. Please do subscribe.